मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पंजाब के सूरमों का इतिहास मैंने लेना आरंभ किया है। गुरु राम सिंह के नेतृत्व में चलाया जाने वाला बहुत प्रभावी ढंग से और उस स्वतंत्रता संग्राम के लिए पंजाब का बहुत बड़े योगदान का एक तरह की शुरुआत थी गुरु राम सिंह और कूका आंदोलन। और उस कूका आंदोलन में 150 कूकों का जिस प्रकार बलिदान हुआ, कुर्बानी हुई, जिस प्रकार से जिस ढंग से वो लड़े और युद्ध क्षेत्र में, और कुछ पकड़े जाने पर तोप की मुंह के आगे खड़े करके एक एक को उड़ा दिया गया। ऐसा सब अत्याचार, लेकिन उस अत्याचार के खिलाफ वैसे ही पंजाब के सूरमों की एक के बाद एक लाइन लगी रही, श्रृंखला बढ़ती गई। और आज मैं उसी को तरतीब में कुछ पंजाब के सूरमों को मैं पहले दे चुका हूं। अब लगा मुझे कि मैं 25-30 आपको एक साथ दे पाऊं। पूरे देश का योगदान था भाई, ऐसा नहीं कि केवल पंजाब का, लेकिन बंगाल के बाद मैक्सिमम कहीं उस प्रकार का उतने बड़े पैमाने पर बंगाल और पंजाब का, उसके बाद महाराष्ट्र का, वैसे यूपी का भी, बिहार का भी, वैसे लगभग देश के हर, उस समय इस प्रकार के राज्य नहीं थे, हर भाग का स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में बहुत लोग आहूत हुए, बहुत लोग उसके अंदर काम आए, बहुत लोग अमर हो गए अपने बलिदान के बाद। ऐसे सब लोगों की श्रृंखला में गुरु राम सिंह के बाद भाई पिखीपिंड के भाई भाग सिंह, आगे हम बढ़ते हैं तो उसी श्रृंखला में कुंबड़वाल के भाई बतन सिंह, पिछले एपिसोड में इनका नाम आ गया है बतन सिंह का, लेकिन वो नाम किसी एक घटना में आया है। शहीद, बलिदान, कुर्बानी, पिछले एपिसोड में किसी भाई भाग सिंह का वर्णन करते समय इनका नाम आया है। बहुत शौर्य और वीरता का प्रतीक बनकर नाम आया है। अमर ये हो गए उसी घटना में, लेकिन अब इन्हीं को ले रहा हूं ताकि भाई बतन सिंह जो हैं कुंबड़वाल के, उनके बारे में भी कुछ हम जान सके। भाई बतन सिंह उस समय की पटियाला रियासत के कुंबड़वाल गांव में सरदार बघेल सिंह के घर में पैदा हुए थे। इनका जन्म सन कुछ स्पष्ट नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मंथ डेट बताना कठिन है। फिर भी बैंकोवर के गुरुद्वारे में भाई भाग सिंह को गोली मारने वाले बेला सिंह को पकड़ने के प्रयत्न में पिस्तौल की 7 गोलियां इनके शरीर में घुसने के बाद प्राण त्याग देने वाले भाई बतन सिंह की आयु उस समय करीब 50 साल थी। इसलिए इस गणना के अनुसार ऐसा लगता है कि इनका जन्म 1872 के लगभग हुआ था, ऐसा अनुमान है। 22 साल की उम्र तक गांव में खेती और पशुपालन के काम में व्यस्त रहे। भैंस पालने का उन्हें काफी शौक था। इसलिए कनाडा जाकर भी उनका ये चाव कम नहीं हुआ, छूटा नहीं। और वहां के लोग भी उन्हें, जो भारतीय वहां थे,
क्या कैसे बोलते थे? बतन सिंह मैया वाला, मैया मतलब भैंसे, बतन सिंह भैंसों वाला। लेकिन पंजाब में भैंस की जगह मई बोला जाता है, मई बोला जाता है, तो मैया, बहुत सारी भैंसे। बतन सिंह मैया वाला कनाडा में भी इसी नाम से ये मशहूर थे। 23 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हो गए और उनका अधिकांश सैनिक जीवन वर्मा में बीता। वर्मा में, उन दिनों वर्मा जो था वो अंग्रेज सरकार का, अंग्रेज हुकूमत के अधीन भारत का ही एक अंग था। अंग्रेज सरकार थी और वर्मा को भारत का ही अंग मान करके अंग्रेज उसको संचालित करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। सेना में 5 साल नौकरी करने के बाद भाई बतन सिंह ने नौकरी छोड़ दी और वापिस घर गांव लौट आए। 10 साल तक गांव में खेती बाड़ी करते हुए उनका मन कुछ ऊब गया। फिर अंदर कुछ बातें हिलोरे लेने लगी, उड़ने की इच्छा फिर होने लगी। इसलिए वो गांव छोड़ करके सबसे पहले वे हांगकांग गए, हांगकांग चले गए। हांगकांग जाने के बाद वहां जेल पुलिस में 5 साल काम किया। जेल पुलिस में 5 साल काम किया, जहां से नौकरी छोड़कर वे फिर कनाडा के नगर वैंकूवर जा पहुंचे। वही वैंकूवर, वही घटना। वैंकूवर में ना तो किसी से जान पहचान थी और ना ही किसी परिचित का आता पता ही उनके पास था। वास्तव में उस नए देश में कोई परिचित उनका था ही नहीं। बेचारे परेशान, हैरान, जाएं तो कहां, किसके पास। बहुत पूछताछ के बाद उस गुरुद्वारे का पता चला जिसमें वे बाद में भाई भाग सिंह के हत्यारे को पकड़ने के प्रयास में स्वयं भी मारे गए, अमर हो गए। पहला पता कहीं पता चला तो उस गुरुद्वारे का पता चला और इसी गुरुद्वारे से ही उनकी अर्थी भी निकली। कुछ दिन गुरुद्वारे में बिताने के बाद मूडी पोर्ट के एक लकड़ी के कारखाने में काम करने लग पड़े। उस समय भाई भाग सिंह भी उसी कारखाने में काम करते थे। भाई भाग सिंह, जिनका मैंने पिछला एक एपिसोड, फुल फ्लैज 2 एपिसोड में भाई भाग सिंह का वो चैप्टर दिया है मैंने आपको। उन दिनों स्वतंत्रता की लहर तो इतनी तीव्र ना थी, लेकिन वहां सिख भाइयों में शिक्षा के प्रति लगाव था और भाई बतन सिंह शिक्षा प्रचार प्रसार में खूब दिलचस्पी लेने लगे। भाई बतन सिंह सन 1911 में मूडी पोर्ट छोड़कर वापस वैंकूवर आ गए और वापस जब वहां पर वैंकूवर आ गए, राइट पोर्ट में काम करने लगे। मूडी पोर्ट को छोड़कर यहां वैंकूवर में राइट पोर्ट में काम करने लगे। काम के बाद सत्संग चलता, रोजाना गुरुद्वारा आना जाना भी शुरू हो गया, जिससे वो 1 साल तक गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे। सिंसियर थे, ईमानदार थे, भक्ति भाव भी आ गया था गुरुद्वारे में। उन सब चीजों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, सक्रिय रूप में उसके अंदर लगे हुए थे। अपनी सदस्यता के दिनों में वो बड़ी ईमानदारी और तत्परता से गुरुद्वारा के संचालन और कामकाज में को निभाते हुए लोगों के बीच में काफी प्रिय हो गए थे। भाई जो भी अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, उस सर्कल में वो लोग तो उस व्यक्ति के फैन हो ही जाते हैं ना। इमिग्रेशन वाले, कनाडा के इमिग्रेशन वाले भाई भाग सिंह और भाई वतन सिंह दोनों की हत्या गुरुद्वारे की उस सभा में एक साथ चाहते थे।
जब भाई भाग सिंह को उस बेला सिंह ने मारा था। इमिग्रेशन के दलाल बेला सिंह ने जैसे ही भाई भाग सिंह पर गोली चलाई, उनके पास बैठे भाई बतन सिंह उसकी तरफ मुड़ा, बेला सिंह की तरफ, उसको पकड़ने के लिए। लेकिन दूसरी ही गोली और लगातार 7 गोलियों से बलवंत सिंह जी को आपने छलनी कर दिया, उसने, दुष्ट गद्दार बेला सिंह ने। पहली गोली जो बतन सिंह को लगी उनमें भी जान थी, और लेकिन ये उनसे भी पहले बतन सिंह जी, जो उनको बचाने के लिए और उस दुष्ट को पकड़ करके दंड देने के लिए आगे बढ़े थे, वहां पहुंचने से पहले ही 7 गोलियां लग गई। फिर भी बतन सिंह ने उसे दबोच लिया। इस दौरान बेला सिंह ने पहली गोली जब बतन सिंह को लगाई, वो गोली लगे हुए बेला सिंह को दबोच लिया, लेकिन बेला सिंह ने अगली 6 गोलियां एक साथ दूसरे हाथ से चला करके बतन सिंह जी वहीं पर अपना सांस पूरा कर गए। अब वहीं ढेर हो गए और बेला सिंह वहां से फरार हो गया। अब भैंस पालने के शौकीन अपने वतन से दूर भाई वतन सिंह वैंकूवर कनाडा में फूट के फल का शिकार हो गए और वतन को आजाद कराने की इच्छा को अपने साथ ही लेकर चले गए। काश उन जैसे देश प्रेमी जन्म लेकर खालिस्तानियों को सच्ची राह दिखा पाते। देश प्रेमी और भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर भाई भाग सिंह की प्राण रक्षा में बलिदान होने वाले भाई वतन सिंह को भुलाना आसान नहीं। वे मरकर भी अमर हैं। क्या खालिस्तान की रट लगाने वाले लोग कुछ ही हैं, लेकिन हैं, देश में भी हैं, विदेश में कुछ ज्यादा हो गए हैं। ऐसी रट लगाने वाले लोग बेला सिंह की तरह आचरण करके अपने हितों को ही चोट नहीं पहुंचा रहे, अपने हाथों से अपने भारत मां के अंग काटने की बात नहीं कर रहे। वे भाई भाग सिंह तथा वतन सिंह बनकर भारत का गौरव बने तो बेहतर हो। ऐसे खालिस्तानी और खालिस्तान का समर्थन करने वाले और बाहर के पैसों से चलने वाले यहां के कुछ शासक, अभी भी 2-3 दिन पहले ही महान कवि, राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल को इतना ही पूछा है ना, इतना ही कहा है ना, बाकी तो 20 उसकी काली करतूतें उसने गिनाई है उसकी 17 से ही। वे ये क्या कर रहा है, दिल्ली के सीएम बनने से पहले ही खालिस्तानियों की फंडिंग से ये कैसे उसको मिसयूज करता हुआ कैसे आगे बढ़ रहा है। पिछली बार पंजाब के चुनाव में कैसे वो बहुत बड़े खालिस्तानी के घर रुका था, क्या योजनाएं बनी थी, क्या उसके साथी थे। अभी इतना ही बोला है, इतना ही तो बोला है ना केजरीवाल, तुम इतना बोल दो कि तुम खालिस्तान के विरुद्ध हो। इसलिए वतन सिंह, भाग सिंह, राम सिंह, आगे कुछ और भी लोग हमेशा याद आएंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, इन पंजाबी सूरमों ने संपूर्ण भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिस प्रकार से अपने प्राण निछावर किए। लेकिन समय समय पर कुछ गद्दारों ने, जिनके कारण हम गुलाम हुए। मैं फिर से आज स्वामी विवेकानंद की वो पंक्ति आपको याद कराऊंगा। वो कहा करते थे, भारत विदेशी आक्रमणकारियों की सेनाओं के साथ लड़कर
हार कर गुलाम नहीं हुआ। भारत अपने ही देश के कुछ गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। वो जगह जगह बड़े विस्तार पूर्वक राज्य रजवाड़ों का, कुछ बिकाऊ माल का, कुछ ऐसे गद्दारों का वो जिक्र करते, वर्णन करते और देश को अलर्ट करते, बचाने की कोशिश करते, आगे ये गलती ना हो ऐसा बोलते। अपने जीवन के अल्प आयु में ही वो सब कुछ बता के चले गए। देशभक्तों की भी श्रृंखला बनती चली गई, पर बीच बीच में जैसे गद्दारों के कारण पहले देश का नुकसान हुआ है, ऐसे आज भी देश के अंदर, अरे शाम को 6 से 10 बजे तक के चैनल खोल के देख लीजिए, आप नजर आ जाएंगे, आपको उनकी बातचीत से पता लग जाएगा। उनके आइडियाज, उनके जो अप्रोचेज है, उनका जो विचार है, उनका जो ढंग है, तरीका है, सलीका है, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और के षड्यंत्रों का शिकार होकर उनकी भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा बोलते हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश की वृद्धि और समृद्धि से खुश नहीं हो सकते। ऐसे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी कुछ लोग रहेंगे ही, उनका साथ देते हैं। इतिहास से सीखना जरूरी है। ऐसे लोगों की पहचान करके जहां भी वो रहते हैं, उन्हीं गली मोहल्लों में उनका घेराव करके उनकी औकात उनको बताना, और ऐसे कलंकित लोगों को वहीं पर उनको दबोचना। मैं आपको उनको गोली मारने की बात नहीं कह रहा, लेकिन उनको इतना जलील करो। अरे तुम अपनी भारत माँ के साथ, आज भारत फिर से एक बार सारी दुनिया के अंदर उस राह पर चल पड़ा है जो कभी सदियों तक विश्व गुरु रहा था। आज भी भारत दुनिया के हर छोटे बड़े देश के लिए श्रद्धा का, मान का, शान का एक केंद्र बनता जा रहा है। तो उससे प्रसन्न होकर के आप इस अभियान को, आप इस वृद्धि समृद्धि को, इस लोकप्रियता को, इस शान को, इस गौरव को आप देख के आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा। ऐसे गद्दारों से सजग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कोशिश की है इतने सारे देश के, हर प्रदेश के, जहां जहां भी कोई महान क्रांतिकारी नायक और उन नायिकाओं को पेश कर रहा हूं, सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे 1000 नायक नायिकाओं को, हर आयु वर्ग के, हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के, हर प्रदेश के, देश के हर हिस्से के, मैं उन लोगों को आप लोगों के सामने लाऊं जिनको इतिहास में नहीं स्थान मिला और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, कुर्बानी और बलिदान का एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, ऐसे उन लोगों को स्मरण नहीं किया जा रहा। मेरी कोशिश है कि मैं उनको आपके सामने लाता जाऊं एक एक करके, और 300 से ऊपर मैं आपको दे भी चुका हूं। आप इनको समझिए, सुनिए, देखिए, और सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी उनके लिए कि हम उनको स्मरण करके आने वाली पीढ़ी के अंदर, इस देश के अंदर देशभक्तों की भी उतनी ही बड़ी सेना खड़ी हो जाए, ताकि ये दुष्ट कभी भी अपने इरादों में सफल न हो पाए। गद्दार लोग कभी भी भारत माँ का फिर से अंक काटने के लिए कोई ऐसी गुस्ताखी न कर पाए। आइए, मेरा ये प्रयास उन सब महापुरुषों को आपके सामने लाने का, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।